Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to everyone. So today in this quick revision lecture, I am going to cover the making of Indian national movement chapter within 20 to 30 minutes. So this will be a quick revision. Hardly it will take up to 20 minutes. So let us begin the lecture. The first topic of your chapter is emergence of nationalism. हमने देखा इससे पहले हमने किसके बारे में बात की। तो जब यहाँ ब्रिटिश आई थी, उन्होंने यहाँ इतने सारे क्रूअल लॉज बनाए, ऐसी पॉलिसीज बनाए, हाई टैक्सेस थे, पीजेंट्स परेशान थे, ट्राइबल्स परेशान थे, फार्मर परेशान था, ज़मींदार परेशान था, वुमेन्स परेशान थे, रिलीजियस लीडर्स परेशान थे, क्योंकि ब्रिटिश ने हर जगह इंटरफेयर किया, हर जगह इंटरफेयर किया। जो भी इंडिया की अपने कल्चर था, रिलीजन था, कस्टम था, सोसाइटी में कुछ कस्टम्स थे, तो हर जगह ब्रिटिश ने यहाँ इंटरफेयर किया, जिसकी वजह से हर कोई क्लास परेशान हुआ था, इरिटेट हुआ था इन ब्रिटिश की पॉलिसीज़ की वजह से। तो फिर उनका नतीजा निकला 1857 में रिवोल्ट होता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, रिवोल्ट ऑफ 1857। क्योंकि यहाँ इन्होंने बहुत सारे पॉलिसीज़ यहाँ बनाए, जैसे बहुत सारे स्टेट्स फिर ब्रिटिश के अंदर ही गए, लाइक जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, सब्सिडरी अलायंस था, इंटरफेरेंस करना, रिलीजन में बोलना कि हिंदू रिलीजन बकवास है, इंडियन एजुकेशन बकवास है, वेस्टर्न एजुकेशन बढ़िया है, हमारा क्रिश्चियनिटी बढ़िया है, उसको फॉलो करो। तो मीन्स लोग परेशान हुए थे। अब 1870s हमें यहाँ से पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें 1870s के बाद बात करनी है। तो पहला यहाँ पर एक कंसेप्ट इमर्ज होता है रिवोल्ट के बाद, 1857 के बाद, मीन्स 1860s ऑनवर्ड्स या 1870 ऑनवर्ड्स की जब हम बात करेंगे, तो अब लोगों में एक नेशनलिज्म आया था। नेशनलिज्म क्या है? इमर्ज क्या हुआ? नेशनलिज्म इमर्ज हुआ लोगों में। क्या है नेशनलिज्म? अगर आपको बोलेगा कि व्हाट इज नेशनलिज्म, नेशनलिज्म सिंपली मीन्स जब लोगों को अपने वतन से प्यार आता है, मीन्स अब वो अपने वतन के लिए, अपनी मुल्क के लिए, अपने कंट्री के लिए वो फाइट करेंगे। जो भी उनके इश्यूज़ हैं, तो वो उसके लिए आवाज़ उठाएँगे, ठीक है? तो ये है आपका नेशनलिज़्म, सिंपली। अगर हमें इसको एग्ज़ाम्पल के साथ समझना होगा कि क्या आप में नेशनलिज़्म है? सपोज़ मैं कश्मीरी हूँ। अगर मैं ये बोलूँगा आपसे कि मैं कश्मीरी हूँ, उसके बाद मैं इंडिया का हूँ, तो पहले मैं क्या हूँ? कश्मीरी, उसके बाद मैं इंडियन हूँ। तो ये नेशनलिज़्म नहीं है मुझ में। अगर मैं ये बोलूँगा कि मैं पहले इंडियन हूँ, उसके बाद मैं कश्मीरी हूँ, तो ये है नेशनलिज़्म, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी जो है वो पहले मेरे कंट्री के लिए है। ये नहीं कि अगर कश्मीर में कोई इश्यू चल रहा है, कोई मसला है, तो मैं खाली तब बात करूँगा। ये नहीं कि बाकी स्टेटस में क्या हो रहा है, तो अगर मुझे बाकी स्टेटस की परवाह नहीं है, क्या वो मर रहे हैं, उनके साथ कोई ज़ुल्म कर रहा है, अगर मुझे उनकी परवाह नहीं है, उनकी चिंता नहीं है, दैट मीन्स मुझ में नेशनलिज़्म नहीं है। क्योंकि यहाँ से आपका नेशन रेफ़र करता है, नेशनलिज़्म यहाँ से आपका नेशन रेफ़र रेफ़र करता है। सो अब लोगों को प्राइड आया अपनी कंट्री के रिगार्डिंग, क्योंकि अब इन्होंने देखा कि हमें जो ब्रिटिश है यहाँ, ये हमें टॉर्चर करती जा रही है, पॉलिसीज़ बनाती जा रही है। अब इन्होंने सोचा अब हमें एक साथ होना पड़ेगा। अब जो इंडिया में लोग रह रह रहे थे, उन्होंने सोचा कि अब बस बहुत हुआ, अब हमें एक साथ आना पड़ेगा, हमें एक साथ यूनाइट होना पड़ेगा टुगेदर, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से निकालना है। सो दैट सिंपली मीन्स नेशनलिज़्म क्या है। अगला टॉपिक अब हम आते हैं, नेशनलिज़्म जब इमर्ज हुआ, उसके बाद लोगों में एक किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई। वो था नीड फॉर पॉलिटिकल एसोसिएशंस, नीड फॉर पॉलिटिकल एसोसिएशंस। नाउ व्हाट इज़ पॉलिटिकल एसोसिएशन? पॉलिटिकल एसोसिएशन सिंपली मीन्स ये एक ग्रुप होता है लोगों का, जो एजुकेटेड क्लासेस थे इंडियंस में, उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, जिसमें वो ब्रिटिश के अगेंस्ट बात करेंगे। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कि सपोज़ अगर कोई एक सिंगल इंडिविजुअल की कोई कंप्लेन होती थी, वो ब्रिटिश को बोलता था कि आप मेरे साथ ज़ुल्म कर रहे हो। तो ब्रिटिश कहाँ सुनेगी? एक इंडिविजुअल पर्सन उसकी बात थोड़ी सुनेगा ब्रिटिश। सपोज़ अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा, आपके स्कूल में कुछ इश्यू है, तो अगर उस इश्यू के रिगार्डिंग खाली एक ही स्टूडेंट कंप्लेन करेगा टीचर के सामने, तो टीचर उसको इग्नोर करेगा, उसको वो नहीं सुनेगा। बट अगर सारे स्टूडेंट्स आएँगे, एक ग्रुप बनाएँगे, तो फिर वो एप्लीकेशन लिखेंगे, आवाज़ उठाएँगे टीचर के सामने, तो टीचर को डेफ़िनिटली अटेंशन देना पड़ेगा उनकी तरफ, और उनका जो मसला है उसको हल करना पड़ेगा। तो इसलिए अब इंडिया में जो लोग रह रहे थे, उन्होंने बोला कि पहले हम इंडिविजुअली कंप्लेंट्स कर रहे थे ब्रिटिश के सामने, बट ऐसा नहीं है। अब हम एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाएँगे। पॉलिटिकल एसोसिएशन, एसोसिएशन मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल। हम वो ग्रुप बनाएँगे जो पॉलिटिकल इश्यूज़ के रिगार्डिंग बात करेगा, क्योंकि जो ब्रिटिश थी, ये यहाँ पर कानून बना रही थी विदाउट इंडियंस परमिशन, मीन्स इंडियंस के लिए लॉ जो बना रहा था, जो कानून बना रही थी ब्रिटिश, क्योंकि अब तो यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट राज कर रही थी इंडिया में, तो वो कुछ भी कानून बनाती जा रही थी, और इंडियंस को पता भी नहीं होता था। इसलिए इन्होंने बोला कि अब हमें एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाना चाहिए, एक ग्रुप बनाना चाहिए, ताकि हम ब्रिटिश के सामने अपनी आवाज़ रखेंगे उसी ग्रुप के थ्रू।
ठीक है। तो बहुत सारे एसोसिएशन बन गए, लाइक पूना सार्वजनिक सभा था, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था, इंडियन पॉलिटिकल एसोसिएशन था। बट ये तीन मैंने आपको मेंशन किए, ये सब रीजनल थे, मीन्स ये एक एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मीन्स जो ये पूना था, ये पूना को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसके लिए बात करेगा। बम्बई जो था, ये बम्बई के लिए बात करेगा। तो इंडियन पॉलिटिकल एसोसिएशन ये कुछ स्टेट्स के लिए था। मीन्स अभी ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे कोई ग्रुप नहीं बना था जो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, पूरे जो इंडिया में मसले हैं उनके रिगार्डिंग कंप्लेन करेगा ब्रिटिश के सामने। तो ये क्या थे, ये सेल्फिश थे, मीन्स अपने अपने रीजन के लिए ये आवाज उठाएंगे। अब कौन से लाज थे जिन्होंने इंडियंस को नाखुश किया, जो ब्रिटिश ने यहाँ कानून बनाया जिसकी वजह से यहाँ इंडियंस परेशान हुए? तो उसमें आपका पहला आता है आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट क्या था? सिंपली इसमें ये जो कानून बनाया गया था यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया में, इसके तहत उन्होंने बोला कि अब जो इंडिया में जो इंडियंस है उनको राइट नहीं है, वो वेपन्स नहीं रख सकते हैं अपने पास, क्योंकि इनको अगर ये वेपन्स इनके इंडियंस के हाथ में देंगे तो ये क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। इसलिए ब्रिटिश ने सोचा हम इनके हाथ में वेपन्स ही नहीं देंगे तो रिवोल्ट का होगा ही नहीं। इन्होंने बोला अब इंडिया में इंडियंस वेपन्स नहीं रखेंगे अपने पास, खाली ब्रिटिश वेपन्स रख सकता है। तो दैट मीन आर्म्स एक्ट। तो मीन ये इनजस्टिस था इंडियंस के साथ, ठीक है। डेफिनेटली ये इंडियंस को पसंद नहीं आएगा। अब क्या था दूसरा, कौन सा कानून था? वर्निकुलर प्रेस एक्ट था। वर्निकुलर सिंपली मीन्स लोकल लैंग्वेजेस। तो इसमें ब्रिटिश ने जो कानून यहाँ बनाए, इसमें ब्रिटिश ने बोला इंडियंस को कि आप आपको अखबार या मैगजीन नहीं लिख सकते हो जो भी ब्रिटिश के खिलाफ होगा। तो डेफिनेटली ये भी इनको पसंद नहीं आएगा इंडियंस को, क्योंकि यहाँ से तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आपका राइट है, बेसिक राइट है, तो वो आपसे यहाँ छीन लिया जा रहा है ब्रिटिश के कानून के तहत। अब थर्ड क्या था? एल्बर्ट बिल था। एल्बर्ट बिल को किसने बनाया था? लॉर्ड रिपन। ये जो यहाँ गवर्नर था, ब्रिटिश का एक गवर्नर था, उसने इस बिल को बनाया। तो पहले इस बिल से पहले खाली जो यहाँ इंडियंस में जो यहाँ इंडिया में यूरोपियंस थे, अगर वो कोई क्राइम करता था तो उसको खाली यूरोपियन जजेस उस केस को सुन सकते थे, खाली यूरोपियन जज उस यूरोपियन पर्सन को सजा दे सकता था। बट इस बिल के बाद इस बिल में बोला गया था अब इंडियन जजेस को भी पावर दिया जाएगा, इंडियन जज भी यहाँ यूरोपियंस को सजा दे सकता है। बट ये बात जब वहाँ ब्रिटिश कंट्री में पता चल गई कि हमारे गवर्नर ने वो पावर दी है इंडियंस को, क्योंकि वो ट्रीट कर रहे थे इंडियंस एक बैकवर्ड क्लास है, जब उनको लगा कि अरे हमारा गवर्नर, हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ इंडिया में इंडियंस को पावर दे रही है कि आप यूरोपियंस को सजा दो, ऐसा तो होगा ही नहीं, हम तो एडवांस लोग हैं, हमें बैकवर्ड क्लास क्या सजा देगा। तो जब वहाँ हंगामा हुआ ब्रिटिश कंट्री में, तो वहाँ हालत खराब हुई, तो यहाँ लॉर्ड रिपन को एल्बर्ट बिल वापस करना पड़ा। तो मीन्स इंडियंस की थोड़ी इज्जत में भी आई थी इस बिल के थ्रू, बट वो फिर से वापस गई। तो यहाँ से इंडियंस को लगा कि नहीं, ये हमें ह्यूमिलेट कर रहे हैं, हमें इंसल्ट की जा रही है, कोई भी कानून बनाया जा रहा है तो हमारे हमारे लिए उसमें कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। तो यहाँ से लोगों इंडियंस को लगा कि ब्रिटिश हमें कभी भी इक्वल ट्रीट नहीं करेगी, मीन्स ब्रिटिश के बराबरी इंडियंस को नहीं समझेंगे कभी ये ब्रिटिश वाले लोग। तो ये था आपके कुछ लॉज जिन्होंने इंडियंस को नाखुश किया। अब क्या है, मैंने अभी क्या बोला आपको, जो भी ये पॉलिटिकल एसोसिएशंस बन गए थे 1870s ऑनवर्ड्स में, बट ये रीजनल थे, ये लोकल लेवल पे बने थे, खाली एक एक स्टेट में एक एक ग्रुप बनता था, वो उस स्टेट के लिए बात करता था। अभी ऑल इंडिया लेवल पे कोई ग्रुप नहीं बना था, लोगों का ग्रुप जो एक साथ आवाज़ उठाएंगे, ब्रिटिश के सामने रखेंगे। अगर उन्हें कुछ चाहिए तो वो एक साथ ग्रुप जाएगा, ब्रिटिश को बोलेगा, क्योंकि इंडिविजुअली तो इंडियंस को इग्नोर किया जा रहा था, इसलिए अब ग्रुप ऑफ पीपल की ज़रूरत पड़ गई थी। अब हमने एक ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया, जो इंडियंस ने बोला कि नहीं, अब हमें ऑल इंडिया लेवल पे बनाना पड़ेगा एक एसोसिएशन, जिसका नाम रखा गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका फाउंडर कौन है? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम इसका फाउंडर है। एलन ऑक्टेवन ह्यूम, ये एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था, ये रिटायर्ड था, अब इंडिया में बैठा था, ठीक है। ये अपने गवर्नर को, अब जो इनका गवर्नर ब्रिटिश का गवर्नर था यहाँ, लॉर्ड डफरिन, डफरिन क्या था? गवर्नर। एओ ह्यूम इसको बोलता है कि डफरिन साहब, इंडिया ने जो डिमांड कर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाने की, आप इसको बनने दीजिए, इसको आप रोकिए मत। डफरिन साहब बोलता है अरे क्यों, आप क्यों ऐसा बात करें, आप तो हमारे ही हो। एओ ह्यूम बोलता है इसको, हाँ डफरिन साहब, मैं ही आपका ही बंदा हूँ, बट आप मेरी बात सुनिए, मैंने रियलाइज़ किया है कि इंडियंस में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इंडियन बहुत परेशान है, बहुत नाराज़ है, बहुत गुस्सा है इनमें। मैं नहीं चाहता हूँ कि कहीं ये गुस्सा फिर से वैसा ना निकले, ये कोई फिर से रिवोल्ट करे, जैसे 1857 में इन्होंने रिवोल्ट किया हमारे साथ, तो उसमें हमें बहुत सारा मुश्किलात को सामना करना पड़ा। तो डफरिन बोलता है अच्छा, तो ये आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर क्या काम करेगा इंडियंस के लिए? एओ ह्यूम इसको बोलता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाने बनाने जा रहे हैं इंडियंस,
ये एक सेफ्टी वालों की तरफ काम करेगा। सेफ्टी वैल्यू सिंपली मीन्स जब आप जो प्रेशर डखन आसान तथा सह यपर विसल नेरान बेस साइडस थोड़ा एक गोल हिस्सा तपर थोड़ा ज्यादा रस यपर प्रेशर यपर सह प्रेशर सह नेरान। अगर हम उस प्रेशर को रिलीज करने नहीं देंगे तो जो हमारा प्रेशर है ये क्या होगा, बर्स्ट होगा, ब्लास्ट होगा। तो इसने बोला, ए ओ ह्यूम ने बोला डफरिन को, जो बनाए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाए एक पॉलिटिकल एसोसिएशन ग्रुप ऑफ पीपल, ये कर काम एक सेफ्टी वैल्यू, क्योंकि इसके थ्रू जो इंडियंस का गुस्सा है मे बी वो गुस्सा कंट्रोल होगा। जब आप इसको जब हम इनको बनाने देंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस तो गुस्सा ऑलरेडी कम होगा। मैं नहीं चाहता कि ये गुस्सा कहीं वरिष्ठ हो, ये रिवोल्ट फिर से करे। तो आईएनसी क्या करेगा काम, एक सेफ्टी वैल्यू की तरफ, जिसकी वजह से इंडियंस अपना गुस्सा निकाल देंगे तो कोई रिवोल्ट ना करेंगे। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो टाइप के लीडर्स थे जो एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया था। इसमें दो टाइप के लीडर्स थे, एक था मॉडरेटर्स, दूसरा था एक्सट्रीमिस्ट्स। तो मॉडरेट लीडर जो थे ये भी चाहते थे हम ब्रिटिश को यहाँ से निकालेंगे, बट पीसफुली, ग्रेजुअली, कोई जल्दी नहीं है। इनकी जो फिलॉसफी थी वो थी 3 Ps, पीसफुल प्रोटेस्ट करना, पेटिशंस रखना कोर्ट्स में, और प्रेयर करना, दुआएं करना, मैंने से भीख मांग रहे थे। इनकी फिलॉसफी यही थी। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे इस ऑर्गेनाइजेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पॉलिटिकल एसोसिएशन था, इसमें जो दूसरे टाइप के लीडर्स थे वो थे वायलेंट लीडर्स। उन्होंने बोला कि नहीं, हमें रिवोल्ट करना है, हमें वायलेंस करनी है, हमें लड़ाई करनी है, हमें ब्रिटिश को यहाँ से बाई वायलेंस निकालना है, ठीक है, हमें नहीं, हमें मॉडरेट्स की तरफ भीख नहीं मांगना है। तो इनमें कुछ लीडर्स थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, जिसको हम बोलते हैं लाल बाल पाल, ठीक है। और इसके जो लीडर्स थे आप वो याद रखना, दादा भाई नौरोजी एंड उमेश चंद्र बनर्जी। तो यहाँ से आपका हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पॉलिटिकल एसोसिएशन था, एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो ऑल इंडिया लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा था। अभी पूरे इंडिया के इश्यूज ब्रिटिश के सामने रखेगा, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि यहाँ तक आ गया आपका। अब हमें पढ़ना है पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब जब लोगों में नेशनलिज्म ज्यादा आ रहा था तो ब्रिटिश परेशान हुए, अरे ये क्या हुआ, इंडियंस में तो नेशनलिज्म आ रहा है, ये तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन बनाने गए हैं। तो अब इनको लगा था शायद अब इनको समझ आ रहा है इंडियंस अब चालाक बनते जा रहे हैं। तो इन्होंने सोचा, जो यहाँ का गवर्नर था लॉर्ड कर्जन उस टाइम 1905 में, इसने बोला हम बंगाल को डिवाइड करेंगे। बंगाल को डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि इसने लोगों को बोला, इस कर्जन ने लोगों को बोला हम आपके बंगाल को डिवाइड करने जा रहे हैं क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, ताकि वो हम उसको आसानी से गवर्न कर सके। तो ये लोगों को बोला गया है रीजन। लेकिन एक्चुअली रीजन क्या था, बंगाल को डिवाइड क्यों करना था, बंगाल को पार्टीशन क्यों करना था? रीजन था हमें वहाँ हिंदू मुस्लिम को अलग करना था, डिवाइड करना था। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, नेशनलिज्म इमर्ज हुआ, पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनते जा रहे हैं। तो अब ब्रिटिश को थोड़ा यहाँ लगा कि मे बी ये हमारे लिए डर पैदा हो सकता है इन लॉन्ग टर्म। अगर हमने इनको ये सब एलो किया, आप वो भी बनाओ ये भी बनाओ, नेशनलिज्म को बनने दिया, तो ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा, हमें ये यहाँ से निकाल देंगे। तो इसलिए इन्होंने बोला हम नेशनलिज्म को थोड़ा कम करेंगे, हम हिंदू मुस्लिम करेंगे बंगाल में। तो ईस्ट बंगाल बनाया गया और वेस्ट बंगाल में हिंदूज को रखा गया था, ईस्ट बंगाल में मुस्लिम्स को रखा गया था। लेकिन जब बाद में लोगों को पता चलता है कि हम बंगाल को अलग किया इस रीजन की वजह से, यहाँ मतलब रिलीजियस इशू की वजह से हिंदू मुस्लिम को इनको अलग करना था। तो फिर लोगों ने बहुत सारा ज़्यादा हालत थी वो ख़राब हुई, प्रोटेस्ट किए लोगों ने, हड़ताल किए, शॉप्स बंद हुए। तो फिर जब हालत ज़्यादा ख़राब हुई, अब ब्रिटिश को लगा कि नहीं, हमें पार्टीशन ऑफ बंगाल फिर से वापस करना पड़ेगा। तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल फाइनली ये कैंसिल होता है 1911 में। तो 1905 में बंगाल को डिवाइड किया गया था। लेकिन जब लोगों ने हंगामा ज़्यादा किया, हालत ख़राब हुई, हड़ताल हुए, प्रोटेस्ट हुए, तो 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को फिर से वापस लिया। हो गया यहाँ तक आपका ख़त्म। अब हमें पढ़ना है मुस्लिम लीग। जैसे जो मुस्लिम्स थे, जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया गया था लोगों ने, इन्होंने बोला मुस्लिम्स ने, जो ये पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये तो हिंदूज के लिए है, ये तो हिंदूज की बात करता है, मुस्लिम्स कहाँ है इसमें, मुस्लिम्स की बात कब हुई इस ऑर्गेनाइजेशन में, मुस्लिम्स का इशू कभी इन्होंने बयान ही नहीं किया ब्रिटिश के सामने। तो मुस्लिम्स ने यहाँ बोला हम अलग पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाएंगे जो मुस्लिम्स के लिए आवाज़ रखेगा ब्रिटिश के सामने। तो मीन्स जो एक मुस्लिम लीग है, अब ये मुस्लिम्स के लिए बनेगा एक पॉलिटिकल एसोसिएशन, एक ग्रुप ऑफ पीपल, जो अगर कोई मुस्लिम्स को कुछ चाहिए ब्रिटिश से या कुछ कंप्लेन करनी है तो ग्रुप ऑफ मुस्लिम जाएंगे। मतलब एक प्लेटफॉर्म है, एक ग्रुप बनाना था। तो मुस्लिम ने बोला हम मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें कौन से इश्यूज हम ब्रिटिश के सामने रखेंगे जो भी मुस्लिम्स के रिगार्डिंग होंगे। तो 1906 में मुस्लिम लीग बनाया गया था फॉर मुस्लिम। ये भी एक पॉलिटिकल एसोसिएशन था, जो मैंने आपको पहले बोला। पॉलिटिकल एसोसिएशन क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल, वो एक साथ आएंगे और अगेंस्ट ब्रिटिश के गवर्नमेंट कुछ अपनी आवाज़ रखेंगे।
हम अब हमें पढ़ना है सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट इसमें सिंपली आपको क्या हुआ, जो हमने यहाँ पढ़ा, इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो टाइप के लीडर्स थे, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल था, उसमें दो टाइप के लीडर्स थे, मॉडरेटर्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। ये यहाँ पर ये अलग हुए, यहाँ पर मॉडरेटर्स अलग हुए, एक्सट्रीमिस्ट्स अलग हुए। सूरत स्प्लिट में इतना आपको याद रखना है 1907 में हुआ, इसमें मॉडरेटर्स अलग हुए, एक्सट्रीमिस्ट्स अलग हुए, क्योंकि दोनों की फिलॉसफी अलग अलग थी, इनको आपस में बनती ही नहीं थी कभी। उनकी फिलॉसफी अलग थी, इनकी फिलॉसफी अलग थी। वो बोलते थे हम पीसफुल रहेंगे, वो बोलते थे हमें वायलेंस करना है। तो जब इनको ज़्यादा देर तक बनती नहीं तो फाइनली ये अलग हुए, ठीक है, मॉडरेटर्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। ये आपने पढ़ा है। पार्टीशन ऑफ बंगाल यहाँ कैंसिल हुआ। अब हमें पढ़ना है लखनऊ सेशन और लखनऊ पैक्ट। लखनऊ सेशन में क्या हुआ, दोनों होते हैं 1915, ये होता है 1915 में, ये होता है 1916 में। तो लखनऊ सेशन में क्या होता है, हमने अभी पढ़ा 1907 में मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट्स अलग हुए, यहाँ पर ये फिर से एक साथ हुए। लखनऊ सेशन में आपको ये याद रखना है कि मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट्स फिर से एक साथ आ गए काम करने के लिए। दोनों ने सोचा कि नहीं, हमें एक साथ होना पड़ेगा, अगर हम अलग रहे तो ये ब्रिटिश के लिए फायदा है, हम एक साथ काम करेंगे फिर से। ये हुआ लखनऊ सेशन में। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आई। पहले ये अलग अलग थी, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदूज के लिए बना था, मुस्लिम लीग मुस्लिम्स के लिए बना था, एक ग्रुप ऑफ पीपल, पॉलिटिकल एसोसिएशन थे ये। अब इन्होंने बोला कि नहीं, अब हम एक साथ काम करेंगे। तो मीन्स ये 2 साल अच्छे थे इंडिया में, क्योंकि एक तो लीडर्स आपस में मिले और जो हिंदू मुस्लिम ये भी आपस में मिले लखनऊ पैक्ट में। यहाँ से आपको आए समझ। अब हम पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ गांधी। गांधी की एंट्री होती है 9 जनवरी 1915 में। ये पहले जो गांधी था, ये पहले साउथ अफ्रीका में था, वहां पर ये काम कर रहा था, ठीक है, हमें उतना नहीं पढ़ना है। फिर उसको एक इंडिया के मॉडरेट लीडर होता है जिसका नाम होता है गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले। ये गांधी जी को इनवाइट करता है कि गांधी साहब, अब आप इंडिया आ जाए, यहाँ पर भी लोग परेशान हैं, आप क्या सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही एंजॉय करोगे, वहां पर लोगों के लिए आप लड़ोगे, अब आप इंडिया के लिए भी लड़ो, ठीक है। तो फिर इंडिया में आता है आपका गांधी, ठीक है। इसकी पैदाइश होती है 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में। पोरबंदर जगह है गुजरात में, वहां पर इसकी पैदाइश होती है 2 अक्टूबर 1869। तो जो जब ये इंडिया आया था 1915 में, पहले 1 साल पूरा ट्रैवल करता है पूरा इंडिया, ये समझता है, लोगों की हालत समझता है कि कौन से प्रॉब्लम्स मेरी कंट्री में लोग फेस कर रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं, ताकि उसको 1 साल में पूरा समझ आए। तब ये देखेगा कि मुझे क्या करना है और मैं कैसे ब्रिटिश को यहाँ से निकालूंगा। पहले इसने 1 साल पूरा दिया ट्रैवलिंग में, ताकि लोगों की हालात, कंट्री की प्रॉब्लम्स को समझ पाए आराम से, ठीक है। ट्रैवल करने का फायदा ये था गांधी का। तो फिर ये 3 मूवमेंट स्टार्ट करता है। इसको एक पर्सन जेके गोखले ने इसको साउथ अफ्रीका से बुलाया इंडिया में। तो फिर 3 मूवमेंट से करता है। इसकी जो फिलॉसफी थी गांधी की थी वो सिंपली थी, एक तो था सत्याग्रह, दूसरा था नॉन अहिंसा। ये जो गांधी की फिलॉसफी इसने जो डेवलप की थी साउथ अफ्रीका में, एक तो था सत्याग्रह, दूसरा था नॉन वायलेंस, अहिंसा। सत्याग्रह मीन्स सच्चाई पे गांधी हमेशा चलेगा, और नॉन अहिंसा मीन्स गांधी के भी वायलेंस नहीं करेगा। तो ये थी गांधी की फिलॉसफी। मीन्स जो भी मूवमेंट गांधी स्टार्ट करेगा इंडिया में अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो वो इसी बेस पे होंगे, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस, सच्चाई पे और खून खराबा नहीं, दैट मीन्स नॉन वायलेंस। तो पहला मूवमेंट होता है गांधी के यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह होता है, चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, 1917 में होता है। तो वहाँ पर इशू क्या था लोगों का, इसको लोग इनवाइट करते हैं गांधी को बिहार में कि गांधी जी आप यहाँ आइए बिहार में चंपारण में, यहाँ हमें मजबूर किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि आप इंडिगो की कल्टीवेशन करो। इंडिगो कल्टीवेशन आपको सिंपली पता है कि एक प्लांट है जो ब्रिटिश यूज करती है नीला कलर करने के लिए कपड़ों में, ठीक है, वो होता है इंडिगो प्लांट। उसकी कल्टीवेशन बाय फोर्स इनको कराया जा रहा था। लेकिन उस टाइम जो 1917 का पीरियड था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो फूड की शॉर्टेज थी। तो फूड की शॉर्टेज में अगर आपको कोई बोलेगा आप इंडिगो की कल्टीवेशन करो, तो लोग डेफिनेटली गुस्सा करेंगे, पसंद नहीं आएगा। तो फिर गांधी यहाँ आता है, वो ब्रिटिश को बोलता है कि आप जो फोर्सेड इंडिगो कल्टीवेशन कराने जा रहे हो, जो मतलब आप कर रहे हो, इसको आप एंड कीजिए। तो फिर गांधी की यहाँ एंट्री होती है। ये था आपका चंपारण सत्याग्रह। तो इंडिगो इशू के बेसिस पे चंपारण सत्याग्रह किया था गांधी ने बिहार में। दूसरा मूवमेंट करता है गांधी इंडिया में, वो होता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में। अहमदाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है कहाँ, गुजरात में। तो वहां पर इशू किनके बिटवीन था, मिल ओनर वर्सेस मिल वर्कर। तो जो मिल वर्कर्स थे वो डिमांड कर रहे थे ओनर से कि आप हमारी सैलरीज बढ़ाओ, वेजेस बढ़ाओ, ठीक है। तो फिर फाइनली वो पहले नहीं मानते। फिर जब गांधी यहाँ आते हैं तो गांधी उनको बोलते हैं कि आपको उनको सैलरीज बनानी पड़ेगी, वेजेस बनानी पड़ेगी, क्योंकि 1918 का पीरियड क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इन्फ्लेशन, महंगाई ज्यादा थी कंट्री में। तो फाइनली गांधी की विक्ट्री होती है और इनकी सैलरीज बढ़ाई जाती है 35%। अगर इनकी सपोज सैलरी थी 100 रुपीज, अब इनकी सैलरी है कितनी, 135, वो होता है 35%। तो तीसरा मूवमेंट होता है गांधी का खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, ये भी है, ठीक है। तो एक मूवमेंट बिहार में होता है,
तो ये जो 2 मूवमेंट्स गांधी करता है, सत्याग्रह करता है, ये गुजरात में करता है। तो पहले इन जो पीजेंट्स को इस खेड़ा में कहा गया था, अगर कोई भी आपके लिए कोई बैड ईयर होता है, जहाँ पर मतलब फसलें ज़्यादा, आपकी जो क्रॉपिंग है वो अच्छा सीजन नहीं जा रहा है, तो उस साल हम आपसे टैक्सेस नहीं लेंगे। सपोज जब यहाँ फ्लड आता है, तो उस दिन राइस जो होता है वो बहुत कम आता है लोगों को। तो वैसे ही इनको कहा गया था, अगर आपका कोई बैड ईयर है, कोई फ्लड आता है, कोई ड्राट आता है, तो उस साल हम आपको टैक्सेस नहीं लेंगे। लेकिन ब्रिटिश ने फिर भी लोगों से टैक्स लिए खेड़ा में, क्योंकि 1918 में ब्रिटिश को पैसे चाहिए थे। वर्ल्ड वार अब खत्म होने वाला था, ब्रिटिश ने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो अब इनको पैसे चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? टैक्सेस के थ्रू। इसलिए इन्होंने माफ़ नहीं किए टैक्सेस। लेकिन फिर गांधी को यहाँ बुलाया जाता है, गांधी की विक्ट्री यहाँ पर भी होती है, इनकी टैक्सेस माफ़ किए जाते हैं। ठीक है, ये था आपके 3 मोमेंट्स गांधी के। उसके बाद ये तो गांधी का हो गया। उसके बाद हमें पढ़ना है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या था? सिंपली अगर आपको कोई बोलेगा बेटा व्हाट इज रोलेट एक्ट, आप सिंपली बोलना कि रोलेट एक्ट ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून लाया था इंडिया में। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कानून एक पास किया था, जो जिसको इंडिया में अप्लाई किया गया। वो कानून क्या कहता है? वो कानून सिंपली कहता है कि इंडिया में जो भी हमें लगेगा कि ये कुछ गड़बड़ करने जा रहा है, हम उसको 2 साल जेल में डालेंगे विदाउट वारंट, मीन्स पूछताछ के बगैर ही उसकी जेल होगी 2 साल। तो ये ब्रिटिश ने यहाँ कानून लाया था इंडिया में। ठीक है, तो डेफिनेटली ये लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आपका बेसिक राइट है, लिबर्टी है, आज़ादी है। तो जब आपको वो नहीं मिलेगी, तो आपको कहाँ एक वो कानून पसंद आएगा? तो ये था आपका रोलेट एक्ट। तो गांधी ने इस एक्ट को बोला दिस इज द ब्लैक एक्ट। गांधी ने इस एक्ट को बोला दिस इज ब्लैक एक्ट फॉर इंडियंस, क्योंकि जब आपको विदाउट वारंट कोई भी आपको जेल में डालेगा, तो बहुत सारे इनोसेंट लोग इसके अंडर जेल में जा सकते हैं। तो कहाँ ये कानून पसंद आएगा इंडियंस को? तो गांधी ने बोला अच्छा बेटा अब तो रुक, मैं इस एक्ट के, इस कानून के अगेंस्ट में एक सत्याग्रह करूंगा, एक मूवमेंट लॉन्च करूंगा, जिसका नाम रखा था रोलेट सत्याग्रह। ये किसके अगेंस्ट इसने लॉन्च किया था? रोलेट एक्ट, जो इन्होंने कानून लाया था उसी के अगेंस्ट गांधी ने बोला मैं सत्याग्रह करूंगा। तो 6 अप्रैल 1919 गांधी ने बोला सब लोगों को कि आपको हड़ताल करने हैं, प्रोटेस्ट करने हैं, और आपको सब लोगों को बोलना है कि ये कानून आप वापस लो। जो भी रोलेट एक्ट आपने कानून लाया यहाँ पर, उसको आप वापस लो। ठीक है, एंड करना है रोलेट एक्ट को, हड़ताल करने हैं, प्रोटेस्ट करना है। लेकिन क्या हुआ? बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, तो बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया था। उसमें 2 लीडर्स थे, एक तो था सत्यापाल एंड दूसरा था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। एक था सत्यापाल, दूसरा था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये 2 लीडर्स थे जिनको अरेस्ट किया गया था ब्रिटिश ने। बट ये इनोसेंट लीडर्स थे। इन्होंने कोई खून खराबा नहीं किया था, ये सिंपली प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। जो इन्होंने कानून लाया था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे ये 2 लीडर्स, लेकिन इनको अरेस्ट किया गया। जब इनको अरेस्ट किया गया था, तो फिर 13 अप्रैल, फिर क्या हुआ? 13 अप्रैल 1919 लोगों ने डेट रखा कि हम इस दिन असेंबल होंगे जलियांवाला बाग में, जो एक पार्क है अमृतसर में, अमृतसर का है पंजाब में। इन्होंने बोला हम इस दिन असेंबल होंगे, गैदर होंगे इस पार्क में। हम किसके अगेंस्ट वहाँ गैदर होंगे, हम क्यों मिलेंगे वहाँ पार्क में? हमें इन लीडर्स को मतलब छुड़ाना है, हमें इन लीडर्स को जेल से निकालना है। और क्या करना है? जो इन्होंने रोलेट एक्ट यहाँ लाया, उन वो दिखाना है कि उसके रिगार्डिंग हमें प्रोटेस्ट करना है कि इसको आप वापस लीजिए, रोलेट एक्ट हमें नहीं चाहिए। तो ये 2 रीजन थे लोग क्यों गैदर होंगे जलियांवाला बाग में, मसकर। ठीक है, हम इसको क्यों बोलते हैं मसकर? इस पार्क में बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है ब्रिटिश ने। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मसकर। जब भी बहुत सारे लोग मरते हैं, हम उसको बोलते हैं मसकर। तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ क्या? इस टाइम पीरियड 1919 में पीरियड में क्या चल रहा था पंजाब में? पंजाब में मार्शल लॉ चल रहा था, मीन्स मिलिट्री रूल चल रहा था। क्योंकि आपने देखा रोलेट एक्ट, फिर लीडर्स को अरेस्ट किया गया इस सत्याग्रह में, तो मीन्स पंजाब में हालत बहुत खराब थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला एक लीडर को, एक मिलिट्री जनरल को, कि हम पंजाब में मिलिट्री रूल अप्लाई करने जा रहे हैं, आप वहाँ के जनरल हैं। तो जनरल डायर को बोला गया आपके पावर सब पूरे हैं, आपको पंजाब को कंट्रोल करना है, जैसे करो वैसे करो, हमें नहीं पता, लेकिन आपको पंजाब को कंट्रोल करना है। तो इसने वार्न किया था लोगों को पहले ही, जनरल डायर ने वार्न किया था लोगों को पहले ही कि आप गैदर नहीं कर सकते हो, आप एक जगह नहीं मिल सकते हो, आप 3-4 रोड पे नहीं चल सकते हो। ये नोट्स पहले ही लगाए थे जनरल डायर ने, लेकिन लोगों ने फिर भी नहीं माना, क्योंकि लोग तो गुस्सा थे। एक तो लीडर्स अरेस्ट हुए थे इनके, और दूसरा क्या था, यहाँ पर जो कानून आया था रोलेट एक्ट, 2 साल की जेल विदाउट वारंट, बिना पूछताछ के जेल आपको जाना पड़ेगा। तो लोग नाराज थे। एक तो ये इसलिए गैदर हुए थे इस पार्क में जलियांवाला बाग, और दूसरा रीजन क्या था?
उस दिन एक फेस्टिवल था, 13 अप्रैल हिंदूज का एक फेस्टिवल होता है, बैसाखी फेस्टिवल। तो मीन्स 50% ऑफ लोग जमा हुए थे पार्क में, मे बी उनका रीजन होगा फेस्टिवल मनाने का, और 50% लोग होंगे जो इस पार्क में जमा हुए, उनका रीजन होगा एक तो लीडर्स को हमें छुड़ाना है और रोलेट एक्ट को एंड करना है। तो ये दो रीजन हो सकते हैं लोग क्यों वहां गैदर हुए। फिर भी अगर इनको पहले ही बोला गया था आप गैदर नहीं हो सकते हो, आप नहीं मिल सकते हो किसी पार्क में इतने सारे लोग। तो फिर जब जनरल डायर ने देखा कि इस पार्क में फिर भी लोग आ गए हैं, तो जनरल डायर अपनी आर्मी को बोलता है कि आप इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग स्टार्ट करो, अनलिमिटेड फायरिंग स्टार्ट करो, किसी को भी नहीं आपको जिंदा छोड़ना, सबको मार डालो। तो ये था आपका जालियांवाला बाग मसकर। इसमें 3-4 हज़ार लोग उस पार्क में मर जाते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं मसकर, क्योंकि इस पार्क में क्या हुआ, मसकर, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। यही मैंने यहाँ पर लिखा है रीजन ऑफ गैदरिंग क्या थे, दो रीजन थे। एक तो बैसाखी फेस्टिवल था, लोग इसलिए आए थे फेस्टिवल मनाने। दूसरा क्या था, लीडर्स को अरेस्ट किया गया था, उनको छुड़ाना था, इसलिए यहाँ पर लोग गैदर हुए थे। अब हमें पढ़ना है खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट सिंपली क्या है, ये जो मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ, ये क्यों हुआ? इसका रीजन है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो तुर्की था वो ब्रिटिश के अपोजिट थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार किसने जीता? ब्रिटिश ने। तो मीन्स तुर्की ने हारा फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब वहां का जो तुर्की में जो लीडर था उसको हम बोलते थे खलीफा। उसको पूरी दुनिया में जो मुस्लिम्स थे वो उसको ट्रीट कर रहे थे, ये हमारा रिलीजियस गुरु है, रिलीजियस हेड है। लेकिन जब तुर्की हार जाती है, जो हमारा जो मुस्लिम्स का रिलीजियस गुरु था, हेड था, कैलिफेट था, जिसको हम बोलते हैं खलीफा, उसके उसकी इंसल्ट की गई ब्रिटिश ने। उसके पास जो भी पावर्स थे वो वापस लिए गए। उसके पास जो भी एरिया आता था उसको ब्रिटिश ने बोला आप आज से एरिया आपका नहीं है। तो मीनस उसकी ह्यूमिलेशन हुई, इंसल्ट हुई पूरे दुनिया के सामने में। तो डेफिनेटली ये मुस्लिम्स को पसंद नहीं आएगा। तो अब जो इंडिया में मुस्लिम्स थे उन्होंने बोला अब हम ब्रिटिश के अगेंस्ट जाएंगे, अब हम ब्रिटिश के अगेंस्ट जाएंगे, क्योंकि ब्रिटिश ने हमारे रिलीजियस लीडर के साथ ऐसी ह्यूमिलेशन ट्रीटी की जिसकी वजह से हमारे जो लीडर था, गुरु था, खलीफा था, उसकी इंसल्ट हुई पूरी दुनिया के सामने। उसके पावर्स आपने कट किए, उसके एरियाज आपने छीन लिए, आपको ये सब नहीं करना था। तो फिर खिलाफत मूवमेंट मुस्लिम्स यहाँ स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम्स यहाँ खिलाफत मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट करते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। इशू क्या था? तुर्की का लीडर जो मुस्लिम गुरु था, हेड था, उसकी इंसल्ट हुई। तो फिर जब ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है, जो मुस्लिम्स गांधी को बोलते हैं, गांधी को इनवाइट करते हैं कि आप हमारा मूवमेंट लीड कर लीजिए, कि आप हम मूवमेंट तो मुस्लिम्स ने स्टार्ट किया, लेकिन मुस्लिम्स गांधी को बोलते हैं कि आप हमारे मूवमेंट को लीड कर लीजिए, क्योंकि उनको भरोसा आया था। अब लोगों को लगा था कि शायद गांधी कुछ कर सकता है, क्योंकि गांधी ने जो जो भी मूवमेंट्स इंडिया में स्टार्ट किए हर जगह गांधी की सक्सेस हुई। आपने ये भी देखा, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, 3 मूवमेंट्स किए, तीनों में सक्सेस हुई। तो फिर गांधी यहाँ पर खुश हुआ, इसने बोला था अरे ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, मौका है। यहाँ पर मैं मुस्लिम्स का इशू अगर मैं अपने इशू के साथ जोड़ूंगा तो मैं ऑल इंडिया लेवल पे मूवमेंट स्टार्ट करूंगा जहाँ पर हिंदू मुस्लिम यूनाइट होंगे एक मूवमेंट में, ठीक है। तो गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को मर्ज किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो गांधी ने बोला मुस्लिम्स को ठीक है, मुझे आपका ऑफर एक्सेप्ट है। तो फिर गांधी यहाँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करता है। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिंपली मीन्स हम ब्रिटिश का कुछ भी यूज नहीं करेंगे, हम ब्रिटिश को बैन करेंगे, यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड ब्रिटिश का हम यूज नहीं करेंगे। तो इस मोमेंट में क्या हुआ, मुस्लिम हिंदूज एक यूनाइट थे। ये किसने किया? गांधी ने। तो फिर 2 साल मूवमेंट अच्छा चल रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अच्छा चल रहा था। मतलब अब लोगों को लग रहा था शायद गांधी हमारे लिए मसीहा है, ये कुछ अब ये ब्रिटिश को यहाँ से निकाल देगा। लेकिन 2 साल के बाद गांधी इस मूवमेंट को बंद करता है, विड्रॉ करता है, कैंसिल करता है। क्यों करता है? 5 फरवरी 1922 में एक इवेंट होता है चौरी चौरा में। चौरी चौरा एक जगह है यूनाइटेड यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक जगह है। वहां पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, मैंने जो गांधी के लोग थे, उन्होंने 22 पुलिसमैन को मार दिया। तो फिर जब गांधी को ये पता चलता है कि मेरे मूवमेंट में लोगों ने वायलेंस की, तो गांधी को ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि गांधी की फिलॉसफी क्या है? नॉन अहिंसा, मीन्स मैं वायलेंस नहीं करूंगा। तो फिर गांधी बोलता है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, लोगों ने यहाँ खून खराबा किया। तो गांधी ने इस मूवमेंट को कैंसिल किया, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कैंसिल्ड। तो फिर लोग यहाँ परेशान हुए, बहुत सारे लीडर्स नाराज हुए। उस टाइम मतलब इंडिया में जो भी प्रेजेंट्स थे, एजुकेटेड क्लास था या कोई लीडर था, बहुत हर कोई क्लास परेशान हुआ गांधी से। मतलब इनको अच्छा नहीं लगा कि मूवमेंट को बंद करना, इतना अच्छा मूवमेंट चल रहा था, मूवमेंट को बंद नहीं करना था। तो फिर एक फेज आता है, आपको ये इसमें आपको इतना नहीं पढ़ना है। एक तो रेवोल्यूशनरी फेज है ये 1922 ऑनवर्ड्स, काउंसिल एंट्री। अब जो लोगों को लगा गांधी भी कुछ नहीं करेगा, मूवमेंट से भी कुछ नहीं होगा, आज़ादी तो मिलने वाली नहीं है किसी से भी, हम अब जाएंगे गवर्नमेंट जॉब्स में, अब हम काउंसिल एंट्री करेंगे, अब हम एमएलएज बनेंगे, एमपीज बनेंगे, पार्लियामेंट में हम अपनी रिप्रेजेंटेशन रखेंगे। क्योंकि फिर हम
हम अब वहीं से ब्रिटिश की लॉज को अपोज करेंगे। मीन्स जब हम पार्लियामेंट में जाएंगे, असेंबलीज में बैठेंगे, तो हम ब्रिटिश के पॉलिसीज को वहीं से अपोज करेंगे। तो ये किनकी फिलॉसफी थी? अब ये जो काउंसिल एंट्री जो लोग थे, इन्होंने बोला अब हम काउंसिल में एंट्री मारेंगे, ठीक है। इसमें आपका चित्तरंजन दास था, ये आपको उतना पढ़ना नहीं है। और रेवोल्यूशनरीज में उसमें आपके आती है, भगत सिंह आता है। उनका उनकी एम क्या था? अब इनको भी लगा कि गांधी ने भी कुछ नहीं किया, मूवमेंट इतना अच्छा चल रहा था, उससे भी कुछ मिलने वाला नहीं है। अब इन्हें बोला अब हम वायलेंस करेंगे, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करेंगे, जिसकी वजह से ब्रिटिश में एक शेक होगा। ब्रिटिश को लगेगा कि नहीं, अब कोई इंडिया में आया है जो हमें धमकाएगा, शेक करेगा ब्रिटिश को। इन्होंने बहुत सारे बम्बर्स लगाए असेंबलीज में। एम नहीं था कि मारना किसी को बस ब्रिटिश को डराना था, इसलिए असेंबलीज में बम्बर्स फेंके गए इन रेवोल्यूशनरीज लीडर्स ने, लाइक भगत सिंह था। ये सब आपको, ये फेज आपको उतना पढ़ना नहीं है। तो फिर आपको पढ़ना है कि साइमन कमीशन। साइमन कमीशन सिंपली क्या था? साइमन कमीशन सिंपली क्या था? ये ब्रिटिश आई थी, ब्रिटिश ने बोला हम इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स कर रहे हैं, मीन्स हम इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं, उसके लिए उसके रिगार्डिंग हम रिफॉर्म्स करेंगे कुछ। बट जो इस कमीशन में जो मेंबर्स थे, उसमें 7 मेंबर्स थे जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए देखेंगे कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, कैसे बनेगा। बट इसमें जो 7 मेंबर्स थे, वो पूरे के पूरे इंग्लिश थे, ब्रिटिश थे, इसमें कोई इंडियन नहीं था। तो आप इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, लेकिन इंडिया का कोई मेंबर ही नहीं है उसमें, एक ऐसी बात हुई। तो इंडियंस ने बोला कि हमें साइमन कमीशन नहीं चाहिए। उन्होंने एक स्लोगन दिया, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। क्योंकि कहाँ पसंद आएगा? आपके लिए कोई कुछ करने जा रहा है, लेकिन आपकी कोई रिप्रेजेंटेशन जब होगी ही नहीं उसमें, तो आपका क्या फ़ायदा? तो इन्होंने बोला हमें साइमन कमीशन नहीं चाहिए। फिर इंडियंस ने अपना एक कमीशन चलाया जिसका नाम है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 में हुआ। इसमें अब इंडियंस ने बोला, इसमें इनका लीडर था मोती लाल नेहरू, इसलिए हम इसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। इंडियंस, इसमें क्या बोला गया था इस रिपोर्ट में कि अब इंडियंस खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे। अब हमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देगा, हम इंडियंस हैं, हम खुद फ्रेम करेंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन। और डिमांड क्या की थी इस रिपोर्ट में? डोमिनेंट स्टेटस। डोमिनेंट स्टेटस सिंपली मीन्स इन सिंपल कि हमें हाफ इंडिपेंडेंस चाहिए, मीन्स हम अपना रूल खुद करेंगे। ठीक है, ब्रिटिश यहाँ इंडिया में रहेगी, बट हम खुद अपना रूल करेंगे। ये थी डिमांड किसकी? नेहरू रिपोर्ट की। बट उसके बाद क्या हुआ? लोगों ने बोला कि अरे क्या डोमिनेंट स्टेटस, क्या बोल रहे हो कि ब्रिटिश यहाँ फिर भी रहेगी, हमें थोड़े थोड़े से पावर दो, हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये किसने बोला? जवाहरलाल नेहरू ने। इसने बोला कि नो डोमिनेंट स्टेटस, नो डीएस मीन्स नो डोमिनेंट स्टेटस, ये नहीं चलेगा, ओनली कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब हमें पढ़ना है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च, जहाँ जिसको हम बोलते हैं यहाँ साल्ट मार्च। साल्ट मार्च या आप बोलो इसको दांडी मार्च बोलो, या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आप इसको बोलो। हुआ क्या? ब्रिटिश ने, इसका इशू क्या था? ये गांधी ने क्यों ये मूवमेंट स्टार्ट किया, मीन्स ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ इंडिया में? अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये क्यों स्टार्ट हुआ, आपको बोलना है कि इशू क्या था उस टाइम। एक साल्ट लॉ बनाया था ब्रिटिश ने यहाँ इंडिया में, एक साल्ट लॉ बनाया था ब्रिटिश ने यहाँ इंडिया में। उसमें क्या कहा गया था कि जो खाली ब्रिटिश है वो इंडिया में साल्ट बना सकती है और साल्ट को बेच सकती है। ये था साल्ट लॉ आपका। लेकिन गांधी ने बोला इनको, अच्छा बेटा, हमारा साल्ट है, आप उसको बनाओगे और खुद उसको बेचोगे, वो भी टैक्सेस के थ्रू, हमें कोई राइट ही नहीं है, हमें अपना साल्ट है, एक बेसिक प्रोडक्ट है जो अमीर को भी चाहिए, गरीब को भी चाहिए, आपने उस पर भी टैक्स लगाया, और ब्रिटिश की पावर्स है ही नहीं साल्ट बनाने के लिए। तो इसने बोला अब मैं इनको दिखाऊंगा, मुझे साल्ट लॉ ब्रेक करना है, वायलेट करना है। तो कैसे इसने किया? इसने बोला मैं मार्च करूंगा, मैं पैदल मार्च करूंगा साबरमती आश्रम से दांडी तक। दांडी एक कोस्टल एरिया है गुजरात में, दोनों जगह कहाँ है? गुजरात में। तो ये साबरमती आश्रम से दांडी कितना है? 240 माइलेज है। और गांधी पैदल चलता है 24 डेज, और इसके साथ होते हैं 78 फॉलोअर्स, यानी 78 लोग होते हैं इसके साथ। तो 12 मार्च को स्टार्ट करता है, 12 मार्च 1930 ये मार्च, पैदल मार्च स्टार्ट करता है, और वहां पर पहुंचता है 6 अप्रैल 1930। दैट मीन्स 24 डेज उसको वहां तक पहुंचने में लगे दांडी में। जब ये दांडी पहुंचता है, तो वहां पर ये अपने हाथ में कुछ साल्ट लेता है वहां कोस्ट एरिया से, और फिर वहां उस साल्ट को बॉईल करता है। तो इस वो क्यों बॉईल करता है? कि वो सभी लोगों को दिखाना चाहता है कि देखिए मैंने साल्ट लॉ को वायलेट किया, ब्रोक किया। तो ये था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इशू क्या था? साल्ट साल्ट इशू था। ना व्हाट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये क्या था? व्हाट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ये 4 साल तक चला, ठीक है, 1934 तक आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला। इसमें भी लोगों ने हड़ताल किए, प्रोटेस्ट किए, हंगामा किया, शॉप्स बंद किए गए। ये बोला कि हमें क्या है कि ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने करने हैं, हमें अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, ब्रिटिश को बैन करना था।
अब क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जब ब्रिटिश को लगा कि लोग हंगामा कर रहे हैं, हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो ब्रिटिश ने बोला अब हमें काम करना पड़ेगा इंडियंस को, इनको थोड़ा शांत करना पड़ेगा। टू काम इंडियंस, इन्होंने बोला कि चलो लेट अस गिव देम सम पावर्स। ब्रिटिश ने बोला चलो जो इंडियंस है इनके थोड़े बहुत पावर्स हम देंगे। ब्रिटिश ने बोला लोगों को कि चलो आप इलेक्शंस कराओ, अपनी गवर्नमेंट खुद बनाओ, चलो चलाओ अपनी स्टेट जो भी आपके हैं अपने स्टेट्स में इलेक्शन करो और खुद अपनी गवर्नमेंट वहाँ पे बनाओ और चलाओ अपनी अफेयर्स, ठीक है, आपके स्टेट में जो भी आपको करना है चलाओ। तो फिर इलेक्शंस होती है 1937 में, इलेक्शंस होते हैं। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो जीत जाती है। 7 स्टेट्स में इलेक्शंस होते हैं, सातों स्टेट्स में इंडियन नेशनल कांग्रेस जीतती है। और जो मुस्लिम लीग था इसकी रेस्पॉन्स बहुत ख़राब थी, मीनस इसने वहाँ परफॉर्म बहुत ख़राब किया। तो फिर यहाँ से मुस्लिम लीग को यहाँ से पता चला कि अगर हम यूनाइटेड इंडिया में रह गए, अगर हम इसी इंडिया में रह गए जहाँ पर हिंदू मुस्लिम यूनाइट होंगे, तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे। तो मुस्लिम्स हमेशा क्या रहेंगे, वो हमेशा पीछे रहेंगे। क्योंकि यहाँ से इनको रियलाइज़ हुआ जो 1937 में इलेक्शन हुए तो मुस्लिम्स को किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया। मुस्लिम्स की जो वोटिंग थी वो बहुत ही घटिया मतलब परसेंटेज वोटिंग आई, मीन बहुत ख़राब वोटिंग परसेंटेज आई। आप देखिए 7 स्टेट्स में इलेक्शन हुए, 7 स्टेट्स में पूरे के पूरे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीता, तो मुस्लिम्स ने एक स्टेट में भी नहीं जीता। तो यहाँ से मुस्लिम्स को लगा कि नहीं, हम यूनाइटेड इंडिया में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम फिर हमेशा क्या रहेंगे, हम माइनॉरिटी, हमें ट्रीट किया जाएगा कि आप उतने पावरफुल नहीं हो, हमें हमेशा पीछे बैठना पड़ेगा हिंदूज के पीछे, ठीक है। तो इसलिए इनकी डिमांड हमेशा थी कि मुस्लिम्स के लिए अलग नेशन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड पाकिस्तान। तो फिर गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करता है 1942 में। क्यों करता है कि गांधी 1930 ऑनवर्ड्स से मतलब बहुत सारे डिमांड्स करता है ब्रिटिश से कि हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए, मतलब बहुत सारे डिमांड्स करता है, रिफॉर्म्स रखता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। मतलब हर बार क्या, गांधी को हमेशा इग्नोर किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। तो अब जब गांधी भी थक गया, गांधी ने बोला अरे मेरी कोई डिमांड सुनता ही नहीं है, ये तो लागन जेड ब्रिटिश जेड लागन कहीं नहीं बोल सकता। तो फिर इसने बोला अब मैं एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट करूंगा जिसका मैं नाम रखूंगा क्विट इंडिया मूवमेंट। मीन्स अब ब्रिटिश को यहाँ से इंडिया से क्विट करना पड़ेगा, मतलब जाना पड़ेगा, उनको यहाँ से हम भगा देंगे, दैट मीन्स क्विट इंडिया मूवमेंट। तो 8 अगस्त 1942 में गांधी जी आपका क्विट इंडिया मूवमेंट इंडिया में लॉन्च करता है। उसमें वो एक स्लोगन देता है डू और डाई, वो लोगों को बोलता है या तो करो या तो मरो। तो ये पहला मूवमेंट आप समझ सकते हो जो गांधी ने बोला, जो गांधी का एक वायलेंट मूवमेंट था, मीन जिसमें गांधी का गुस्सा था वो बहुत ज़्यादा था। बाकी मूवमेंट्स में गांधी हमेशा काम थे, उतना ज़्यादा गुस्सा नहीं थे। क्विट इंडिया मूवमेंट में पहली बार गांधी ने लोगों को बोला कि अब आप थोड़ा गुस्सा दिखाओ। तो लेकिन अगले दिन क्या हुआ, सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया, अगले ही दिन सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया। तो ये मूवमेंट क्या बन गया आपका, लीडरलेस मूवमेंट, मीन इसमें कोई सेंट्रल लीडर जब था ही नहीं। लेकिन मूवमेंट तो फिर भी चला, मूवमेंट फिर भी स्प्रेड हुआ, साउथ इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में मूवमेंट स्प्रेड हुआ, बट कोई लीडर नहीं था। तो फाइनली ये मूवमेंट भी फेल होता है आपका। तो फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है, क्योंकि 1939 से लेकर 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था दुनिया में, तो उसमें ब्रिटिश भी इन्वॉल्व था। मीन ब्रिटिश ने सेकंड वर्ल्ड वॉर जीता, लेकिन फिर भी ब्रिटिश को नुकसान बहुत हुआ, क्योंकि वार में था तो मतलब पैसा, बहुत सारे मिलिट्री इनको मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ा। मीन्स वीकनेस आई थी ब्रिटिश में, और ब्रिटिश थकी हुई थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटिश था, एक तो ये थका हुआ था और इसके पास पैसे ज़्यादा नहीं थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर इज द रीजन इंडियंस को आज़ादी मिल गई, ये आप याद रखना है। सेकंड वर्ल्ड वॉर इज द रीजन जिसकी वजह से इंडियंस को आज़ादी मिल गई 1947 में। या तो मे भी बहुत ज़्यादा देर मिलती है, आफ्टर 20-30 ईयर्स, मतलब इतनी जल्दी नहीं मिलती। सेकंड वर्ल्ड वॉर इज द एक्चुअली रीजन इंडियंस को आज़ादी मिल गई 1947 में। तो फिर ब्रिटिश यहाँ एक मिशन भेजती है, जो कुछ मिनिस्टर्स होते हैं वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो 3 मिनिस्टर्स आ जाते हैं इंडिया में, ठीक है। वो अब बोलते हैं कि अब हमें इंडिया को क्या करना है, क्योंकि अब इनको लगा था, ब्रिटिश को अब लगा था कि अब हम ज़्यादा देर तक इंडिया में नहीं रुक सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने बोला कि अब हम कोई सलाह देंगे इंडियंस को कि इंडिया में कि जो मुस्लिम है हिंदूज है, आपको क्या करना है, आप क्या चाहते हो, क्योंकि अब तो हमें यहाँ से जल्दी जाना है, 2 साल 3 साल के बाद हमें यहाँ से वापस जाना है, ब्रिटिश हमें इंडिया छोड़ देना है। तो इन्होंने बोला जो इंडिया है ये यूनाइटेड इंडिया रहेगा। लेकिन डिमांड क्या थी, मुस्लिम्स की डिमांड क्या थी, हमें सेपरेट नेशन चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। लेकिन इस मिशन में इनको बोला गया था इंडिया जो है ये एक यूनाइटेड रहेगा, इसमें हिंदूज मुस्लिम एक ही कंट्री में होंगे, बट हम ग्रुपिंग करेंगे, हम कुछ मतलब सेक्शंस लगाएंगे, चलो ये सेक्शन इसमें हिंदूज रहेंगे, इस सेक्शन में मुस्लिम रहेंगे, तो लेकिन कंट्री एक ही रहेगी, यूनाइटेड इंडिया। तो मुस्लिम लीग ने बोला हमें ये मंजूर नहीं है, क्योंकि उनको चाहिए एक सेपरेट नेशन, एक सेपरेट पाकिस्तान, अलग कंट्री मुस्लिम्स के लिए, उनको यूनाइटेड इंडिया में नहीं रहना है।
आईएनसी ने भी बोला कि हमें ये मंजूर नहीं है। क्यों? इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदूज ने क्यों बोला हमें मंजूर नहीं? इन्होंने बोला ग्रुपिंग कि एक सेक्शन में हिंदूज होंगे, दूसरे सेक्शन में मुस्लिम्स होंगे। इन्होंने बोला हमें सेक्शंस नहीं चाहिए, हमें यूनाइटेड इंडिया कंप्लीटली चाहिए। ठीक है, तो ग्रुपिंग तो मीन्स दोनों ने ये कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट किया। और कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या दिया? इसने बोला अब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। इसने बोला कि चलो आप जो डिमांड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है इंडिया में, चलो अब हम फाइनली आपको अप्रूव कर रहे हैं। अब आप कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाओ, उसमें आप लोगों को चुनो जो आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे। तो इसके थ्रू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू। तो फिर फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, मैंने जब इंडिया आज़ाद हुआ। इसमें जब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, मैंने जब इन दोनों में आपस में बनी ही नहीं, तो फिर यहाँ एक जो गवर्नर आता है, लास्ट गवर्नर जनरल होता है, उसका नाम होता है माउंटबेटन। वो बोलता है कि चलो मुझे पता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग है ये आपस में कभी नहीं मिलेंगे, ये हमेशा अलग ही रहेंगे। इसने बोला अब एक ही सोल्यूशन है इनका, वो है पार्टीशन करना है इंडिया में। पार्टीशन इज द ओनली सोल्यूशन, मीन्स हमें हिंदूज के लिए इंडिया रखना है और मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान रखना है। लेकिन ये भी ऑप्शन दिया गया था, अगर कोई मुस्लिम इंडिया में रहना चाहता है वो भी कर सकता है, या अगर कोई हिंदू पाकिस्तान जाना चाहता है वो जा सकता है। तो ये सब ऐसे आपको आज़ादी मिल गई। इतना जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था आज़ादी को लेकर, मेकिंग अप नेशनल मोमेंट्स, कितने सारे मोमेंट्स हमने किए, तो फाइनली आपको यहाँ आज़ादी मिल गई। तो आज़ादी आपको मिल गई, सिंपली आप याद रखना कि हमें आज़ादी दी गई, ना कि हमने खुद ली। सेकंड वर्ल्ड वार इज़ द रीज़न जिसकी वजह से ब्रिटिश कमज़ोर हुई थी, पैसे नहीं थे और वीक थी, थकी हुई थी सेकंड वर्ल्ड वार में, क्योंकि 5-6 साल वर्ल्ड वार चला। तो ये रीज़न से इंडिया को आज़ादी मिल गई 1947 में। और आप ये याद रखना, जब मैंने आपको बोला पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में, तो इसके अगेंस्ट लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट किए जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मीन्स सिंपली यूज ऑफ इंडियन गुड्स। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट एंड बाइकाट मूवमेंट इंडिया लोगों ने स्टार्ट किया अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब बंगाल को डिवाइड किया गया था। स्वदेशी मूवमेंट मीन्स हम इंडियन गुड्स यूज करेंगे, इंडियन प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। तो बाइकाट मूवमेंट मीन्स हम ब्रिटिश गुड्स को बाइकाट करेंगे यहाँ। तो जो स्वदेशी मूवमेंट है इसको बोलते हैं वंदे मातरम मूवमेंट साउथ इंडिया में। ये आपकी बुक में मेंशन है जेके बोस में, तो ये याद रखना, स्वदेशी मूवमेंट को हम बोलते हैं वंदे मातरम मूवमेंट है। स्वदेशी मीन्स यूज ऑफ इंडियन गुड्स, तो बाइकाट मीन्स बाइकाट करना ब्रिटिश गुड्स को। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर, आई होप। और आपको फिर यहाँ पर कुछ 2-3 टॉपिक छोटे, एक थे मास नेशनलिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय मास नेशनलिज्म? मास नेशनलिज्म सिंपली मीन्स अब बहुत सारे लोगों में नेशनलिज्म आया था। लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले मीन्स 1914 से पहले पहले बहुत कम लोग थे जिनमें नेशनलिज्म फीलिंग्स आई थी। मीन्स जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे खाली उनमें था नेशनलिज्म और कुछ सेक्शंस में। लेकिन अभी पूरे मीन्स जो वुमेन्स थे उनमें अभी नेशनलिज्म नहीं आया था, पीजेंट्स में नहीं आया था। तो 1914 ऑनवर्ड्स बहुत सारे लोगों में नेशनलिज्म आया था। मीन्स जो वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, वुमेन्स थे, स्टूडेंट्स थे। तो जब बहुत सारे लोगों में नेशनलिज्म आया कंट्री में, तो हम उसको बोलते हैं मास नेशनलिज्म। और एक टॉपिक है आपकी बुक में, वो है पीपल्स महात्मा। हम बोलते हैं जो महात्मा गांधी था ये पीपल्स महात्मा था। महात्मा मीन्स ग्रेट सोल, क्योंकि लोगों को अब पता चल गया जो गांधी है ये खाली अमीरों का लीडर नहीं है, बड़े बड़े क्लास का लीडर नहीं है, ये कॉमन लोगों का भी लीडर है। ठीक है, ये जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनका भी लीडर क्या है? महात्मा गांधी। तो हम इसलिए इसको बोलते हैं पीपल्स महात्मा। अब पीपल्स इनिशिएटिव एक टॉपिक और है, पीपल्स इनिशिएटिव ड्यूरिंग मास मूवमेंट्स। जब ये मूवमेंट्स हो रहे थे तो लोग कौन कौन से इनिशिएटिव्स ले रहे थे? पिकेटिंग कर रहे थे लोग। क्या कर रहे थे इन मूवमेंट्स में, प्रोटेस्ट्स में? पिकेटिंग कर रहे थे। पिकेटिंग सिंपली मीन्स आप किसी शॉप के बाहर खड़े हो और वहां से आप लोगों को बोल रहे हो आपको इस ब्रिटिश शॉप से चीजें नहीं खरीदनी है, दैट मीन्स पिकेटिंग। और प्रोटेस्ट करना, हड़ताल करना। तो ये थे आपके पीपल्स इनिशिएटिव। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म से लेके कैसे नेशनलिज्म फीलिंग्स आई लोगों में, फिर पॉलिटिकल एसोसिएशन एक मतलब ग्रुप ऑफ पीपल बनाया गया था, क्योंकि इंडिविजुअली आपकी डिमांड्स को नहीं सुनते थे ब्रिटिश वाले। तो ये सब आपका फिर कुछ लॉज थे जिन्होंने परेशान किया इंडिया को। ये सब आपका चैप्टर था पूरा। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।